हाय एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, क्योंकि हमने पिछले क्लास में लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बात कर चुके हैं एंड उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पोर्टेंस है, एजम्पशंस है, सारे हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस का सेकेंड क्लास है, सेकेंड लॉ है। ठीक है, सो बेसिकली लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, आप इसको हम लोग चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आप डेफिनेशन नोट कीजिए अपने नोटबुक में। दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट his money income the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee on each good is equal तो बेसिकली गाइस, आप नाम में ही देख रहे होगे यहाँ पे, दैट इज इक्वी मार्जिनल, मतलब बराबर। इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास जो इसका लिमिटेड इनकम है, वो अपने गुड्स के बीच में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसका लास्ट रुपी का जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है वो दोनों गुड्स के लिए इक्वल होगा, और यही कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे बेसिकली गॉसन सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है फर्स्ट गुड से और उसका प्राइस, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड गुड उसका प्राइस के रेशियो के इक्वल, और ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल। ये बेसिकली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंडीशन है। ठीक है, ये बोलता है कि जो फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसे जिनसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका रेशियो, उसके प्राइस का रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड गुड का यूटिलिटी, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, आप समझिए कि देखिए, जैसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड गुड का, तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब फर्स्ट गुड का यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा हमें, किसी अगर हम पैसे पे कर रहे हैं और उस गुड से हमें किसी पर्टिकुलर गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज़्यादा मज़ा मिल रहा है, तो उस गुड को ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, है या नहीं। तो जब फर्स्ट गुड का यूटिलिटी ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो इसका कंजम्पशन हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली है इसके कंजम्पशन हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इसका कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा। क्या बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घट जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि जब हम लोग फर्स्ट गुड का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो एक कंडीशन पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा और ये घट जाएगा। कब तक घटेगा, जब तक कि ये सेकंड गुड के इक्वल ना हो जाए। कब तक घटेगा, जब तक कि ये इसके इक्वल ना हो जाए, तब तक घटेगा। उसी तरह से यहाँ पर होता है, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड गुड से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो हमें इस गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है, क्योंकि इस गुड से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो अभी से बात है इसका कंजम्पशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मज़ा मिल रहा है। तो बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन के बाद लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा और वो फिर घट जाएगा। कब तक, टिल
जब तक ये इक्वल ना हो जाए, और ये अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कंडीशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ एजम्पशंस। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग इसके कुछ एजम्पशंस। कुछ ऐसे एजम्पशंस जो इस लॉ को फुलफिल करते हैं, होने में, इस लॉ को होने में मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका आ जाता है दैट इज तो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी। सो पहला लॉ है इसका दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। इनकम हमारा जो गिवन है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड फिक्स्ड। इनकम हमारा जो है दिया रहेगा और ये एक फिक्स्ड होगा। सेकंड है प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। प्राइस ही फिक्स है और ये चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा है दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड आर अवेलेबल। तो मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड मैंने पहले बात की है, जो एक के बदले हम दूसरे को कमोडिटी को कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो। ठीक है, तो वो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स हो रहा है। तो इसके चार एजम्पशंस हैं मेनली। पहला, इनकम हमारा दिया रहेगा एंड फिक्स्ड रहेगा। दूसरा है प्राइस चेंज नहीं होगा। तीसरा है मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है। और चौथा है यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि हम लोग बात किए थे, इस कंडीशन में एम यू एक्स अपन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई इक्वल टू पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ठीक, उस केस में यहाँ पे अप्लाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये लॉ फुलफिल होगा। तो ये थे कुछ एजम्पशंस। अब चलिए इसके कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए चलिए अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो गाइस, इम्पोर्टेंस बेसिकली इसका ये है कि ये हमारा जो ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी है, ये बेसिकली कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर का एक बेसिक्स नेचर है, बेसिक नेचर है। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का एक बेसिक नेचर है। दूसरा इसका ये है इम्पोर्टेंस कि गाइस, ये जो है सेविंग एंड कंजम्पशन का भी एक बेसिक है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेविंग एंड कंजम्पशन का भी। तीसरा है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन का भी है। मैंने क्या बोला, पहला है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का बेसिक है, सेविंग एंड कंजम्पशन का बेसिक है, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट भी यही हमें इक्विमार्जिनलिटी बताता है। और अब अगर देखा जाए तो इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस वगैरह में भी लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और ये थे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट।
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो गाइस ये जो सब चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स में, और यहाँ से भर भर के आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो एंड इसे समझने की कोशिश करो, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। एंड गाइस अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द मोस्ट एंड very important chapter, that is indifference curve. इंडिफरेंस कर्व गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले जान लीजिए कि किसने दिया था गाइस। इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है कि इसको प्रपाउंड किया था, इसमें कई सारे इकोनॉमिस्ट का हाथ है। जैसे कि आप ले लो जे.आर. हिक्स का, R.J.D. एलन का, उसके पेपर्स पब्लिश हुए एंड कई सारे इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें थे, ठीक है। तो मेनली जे.आर. हिक्स एंड R.J.D. एलन का है। तो हम बात करते हैं कि जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए गाइस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेसिकली होता है कि इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज़, आप काइंडली take a note on your diary that what I am speaking over here, because I can't write all the things in just this board, okay. So keep it in your mind that what I am speaking you can note down in your diary. So indifference curve analysis states that it is the set of points which yields the same satisfaction but offers different contribution or combination of two goods. ओके गाइज, सो इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कीप्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा होता नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, तो देखिए इंडिफरेंस कर्व ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बोल रहा है कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर इस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम लोग x1 और x2 गुड को कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट्स पे, तो इस पॉइंट्स पे मिला हुआ सेटिस्फेक्शन और इस पॉइंट्स पे मिला हुआ सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट्स कंज्यूम कर लो, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पर जो है मिलने वाला है, ठीक है। यही है बेसिकली इंडिफरेंस कर्व। क्या है इंडिफरेंस कर्व? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स of combination of two goods which gives the same level of satisfaction is called indifference curve, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व ये था। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज आता है इंडिफरेंस कर्व का वो है, कैसे यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लोग देख सकते हो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो पहला इसका प्रॉपर्टी होता है दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला है दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रही, इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है गाइस।
दूसरा है दैट इज अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग इस पॉइंट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को कंज्यूम कर रहे हैं, x1 एंड y1, इस पॉइंट्स को कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, चलो ठीक है। अगर हमें इस पॉइंट को कंज्यूम करना है, यहाँ पर हम लोग x1 एंड y1 कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर हमें इस पॉइंट को कंजम्पशन करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट ये कंजम्पशन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ गुड्स सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वाई का। आप देख सकते हो यहाँ पर वाई यहाँ पे था और ये वाई यहाँ पे आ गया, तो हम लोग कुछ गुड्स का यहाँ पर वाई का जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ गुड्स हमारा एक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है गाइस। हम लोग एक गुड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, एक गुड को बढ़ाने के लिए एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस देयर एक्सिस। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व ऐसा डेराइव किया तो ये गलत माना जाएगा, ये कभी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दैट इज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व गाइस, ठीक है। सो आईसी कर्व is convex to the origin. ऐसे कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आउट हुआ निकला हुआ। अब देखो कॉनकेव इस तरह होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा गाइस कि ये है कॉनकेव और ये है कन्वेक्स, सॉरी ये टच हो गया, ये है आपका कन्वेक्स, ठीक है, ये है आपका कॉनकेव एंड ये है आपका कन्वेक्स, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है दैट इज इनकम सॉरी दैट इज डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये कॉन्वेक्स क्यों होगा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होगा, डज एनीवन नो? देखो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एमआरएस के कारण। अब एमआरएस क्या है, एमआरएस यहाँ पर है गाइस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कोई पूछ देगा कि व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिकॉज ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें कितना गुड सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक गुड को पाने के लिए। जब हम लोग एक गुड को पाते हैं तो दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वही हमें एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। यानी कि ये बताता है दैट इज कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी एक गुड को गेन करने के लिए, और वही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली गाइस ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है यही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। आने के इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। कितना हमें वाई में चेंज दिख रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन इन द टू गेन इन द सेकेंड कमोडिटी, हम लोग कितना कमोडिटी जो है गेन कर रहे हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज एमआरएस एंड इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए।
ये जो है इंडिफरेंस मैप के बारे में, कि इंडिफरेंस मैप एक क्या चीज़ होता है, किस कौन सी बला का नाम है ये इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस मैप होता है कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ये सारे इंडिफरेंस मैप कहलाते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप कहलाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है ये हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देगा, और जो नीचे का इंडिफरेंस कर्व है ये हमेशा हमें कम यूटिलिटी देता है गुड को कंज्यूम करते हैं जब हम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये था इंडिफरेंस कर्व का मैप। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज इंडिफरेंस कर्व 4 ग्रेटर देन IC3 ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC1। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद हम बजट लाइन्स के बारे में ही बात करेंगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एंड मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बजट लाइन्स के बारे में बात करेंगे, और इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट video guys. Till then, stay tuned and all the very best for your studies, for your exam.